This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, क्राइम भेड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कि प्लीज अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट करने से YouTube को पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और इसे और लोगों को रेकमेंड करता है और हमारे छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका मिलता है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र की। सिकंदरा में एक गांव है अटूस और राजन अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसका गांव में ही दूध का व्यवसाय था। वह बाहर से तो दूध खरीदता ही था, उसकी अपनी भी कई भैंसें थी। राजन गांव का खाता पीता व्यक्ति था। वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता था। उसका बड़ा बेटा पढ़ाई में काफी तेज था, इसलिए परिवार को उससे काफी उम्मीदें थी। राजन के घर से कुछ ही दूरी पर एक रिटायर्ड फौजी नरेंद्र का घर था। एक ही गांव में होने की वजह से दोनों के परिवारों में आते जाते दुआ सलाम भी हो जाती थी, परंतु ज्यादा नजदीकियां नहीं थी। दोनों परिवारों के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों की तरह साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे। वक्त के साथ फौजी नरेंद्र की बेटी अनमोल जवान हुई तो माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह लड़की है और लड़की को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। दरअसल फौजी की बेटी अनमोल और राजन का योगेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आए दिन होने वाली मुलाकातों की वजह से एक दूसरे के करीब आने लगे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और उन्हें लगने लगा कि उनके पास एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं यानी कि प्यार की भावनाएं विकसित हो रही हैं। दोनों बीए में पढ़ रहे थे। एक दिन अनमोल जब आगरा जाने के लिए सड़क पर किसी वाहन का इंतजार कर रही थी तो योगेश अपनी बाइक पर वहां पर आता है और बाइक रोककर अनमोल से बैठने के लिए कहता है। अनमोल कहती है कि मैं खुद आ जाऊंगी। इस पर योगेश उसे फिर से बेतकल्लुफ होकर कहता है कि छोड़ो यार, ये भी क्या बात हुई, मैं कॉलेज ही जा रहा हूं, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि बैठो। अब अनमोल उसके साथ बुलेट पर बैठ जाती है। उसके लिए यह एक नया अनुभव था। फिर भी वह सोचकर काफी डरी हुई थी कि किसी ने उसे देख लिया तो खबर घर तक पहुंच जाएगी, और अनमोल इसी सोच में डूबी थी कि योगेश ने काफी शॉप के सामने बाइक रोक दी। अब लड़की ने पूछा कि आपने बाइक क्यों रोकी, कॉलेज चलने का इरादा नहीं है क्या? तो इस पर अनमोल ने इस पर जवाब मिला कि कॉलेज भी चलेंगे, पहले एक एक कप कॉफी पी ले। कहते हुए अनमोल को कॉफी शॉप में ले गया। कॉफी पीने के बाद दोनों के बीच काफी देर तक खामोशी छाई रही और अनमोल जहां डरी हुई थी वही योगेश उससे वह सब कहना चाहता था जो काफी दिनों से उसके दिल में था। अचानक उसने अनमोल का हाथ पकड़ा तो वह कांप उठी। उसने गहरी नजरों से योगेश को देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। योगेश थोड़ा गंभीर होकर बोला, अनमोल, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुम्हें हर वक्त आंखों के सामने देखना चाहता हूं। अनमोल की इस बात पर हंसी निकल गई और बोली कि लगता है तुम्हारी शामत आने वाली है। जानते हो, मेरे पिताजी फौजी हैं और उन्हें पता चला अभी यह बात पूरी ही होती कि योगेश ने उसकी बात काटते हुए बोला कि जानता हूं। अरे छोड़ो, तुम्हें पता तो चल गया ना, पर तुम बताओ कि क्या करने वाली हो। यानी कि उसने उस लड़की से उसकी मर्जी पूछी तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं क्या करूंगी, तुम तो जानते ही हो लड़कियां अपने दिल की बात आसानी से नहीं कह पाती। कहते हुए अनमोल मुस्कुराई तो योगेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए था, तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है ना? अनमोल को योगेश अच्छा लगता था। बचपन से ही दोनों साथ खेलते आए थे और माफ कीजिएगा, उसने सहज भाव से योगेश की मोहब्बत कबूल कर ली। उस दिन के बाद तो जैसे दोनों की दुनिया ही बदल गई। एक दिन अनमोल और योगेश ताजमहल देखने गए जहां उन्हें ज्यादा देर तक आसपास बैठने का मौका मिला। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातें की। उस दिन के बाद धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों समाज की नजरों से छिपकर मिलने लगे। साथ साथ जीने मरने की कस्में खाकर दोनों ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों शादी करेंगे, अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं अनमोल जानती थी कि उसका पिता जो कि फौजी है किसी भी सूरत में उनकी मोहब्बत को मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा, लेकिन अनमोल और योगेश ने तय कर लिया था कि जमाना चाहे लाख विरोध करे लेकिन वे एक दूसरे की मोहब्बत के रास्ते पर चलकर अपने परिजनों को यह जानने के लिए और यह मानने के लिए मजबूर कर देंगे कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब यह प्रेमी युगल की सोच थी, लेकिन मोहब्बत की इस राह पर इतने कांटे थे कि उनके लिए मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था। अनमोल के पिता के भाई के गांव जो कि गांव के पूर्व प्रधान भी थे, इस नाते इस परिवार का इलाके में काफी
दबदबा था, लेकिन इन दोनों की आशिकी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनका मिलना जुलना जारी रहा। एक दिन किसी ने नरेंद्र को बताया कि उसकी बेटी को राजन के छोटे बेटे से बातचीत करते हुए देखा गया है। यह सुनते ही नरेंद्र का खून गर्म हो गया। वह गुस्से में घर पहुंचा और अपनी पत्नी सरोज से अनमोल के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। पत्नी ने बताया कि अनमोल अभी कॉलेज से नहीं लौटी है। इस पर उसके पिता ने बोला कि पता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाने के बहाने क्या गुल खिला रही है। तो उसकी मां ने जवाब दिया, क्या बात है, अनमोल ने कुछ किया है क्या? वह तो सीधी सादी लड़की है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। उसके पिता ने जवाब दिया कि जानता हूं, पर आज पता चला है कि राजन के बेटे से दोस्ती बढ़ाए हुए है। जानता हूं कॉलेज में बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन सोचो बात इससे आगे बढ़ गई तो क्या करेंगे। तो इस पर उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम चाय पियो, वह आती ही होगी। कहकर सरोज ने चाय का प्याला नरेंद्र के आगे रख दिया। थोड़ी ही देर में अनमोल आ गई। पिता को देखकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो नरेंद्र ने टोका, कहां से आ रही हो? लड़की ने जवाब दिया कि मैं कॉलेज से आ रही हूं। और इसके बाद पिता ने सीधा पूछा कि ये योगेश कौन है? नरेंद्र ने पूछा तो अनमोल चौंकाने वाले अंदाज में बोली, कौन योगेश? अनमोल ने कहा कि पापा, कॉलेज में कई लड़के पढ़ते हैं, मुझे हर किसी का नाम थोड़े ही पता है। नरेंद्र समझ गया कि लड़की उतनी भी सीधी नहीं है जितनी उसे समझा जाता है। लड़की पर ध्यान देना जरूरी है। अपने कमरे में जाकर अनमोल ने किताबें मेज पर पटकी और सोचने लगी कि जरूर पिता को शक हो गया है, अब सतर्क रहना होगा। वह काफी तनाव में आ गई थी। अनमोल जानती थी कि जाति एक होने के बावजूद उसके माँ बाप योगेश को कभी नहीं अपनाएंगे। वजह यह थी कि हैसियत में उनका परिवार योगेश के मुकाबले काफी संपन्न था। देर रात फोन करके उसने यह बात योगेश को बता दी। योगेश ने कहा, ठीक है, आगे क्या करना है देखेंगे। दूसरी ओर नरेंद्र निश्चिंत नहीं था। अगले दिन कुछ दिनों से उसे पता चला था कि उसकी लड़की गलत राह पर जा रही है। उसी के मद्देनजर उसने सरोज से कहा कि अनमोल अब घर पर रहकर ही पढ़ाई करेगी, इम्तिहान आएंगे तो देखेंगे कि क्या करना है। अनमोल ने पिता की बात का विरोध करते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है पापा? इस पर पिता ने जवाब दिया कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। इससे पहले कि तुम समाज में हमारा सिर नीचा करो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र अपने सिर से बोझ उतार पाता, अनमोल और योगेश ने घर से भागकर अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। एक दिन रात में जब सब सो रहे थे, अनमोल ने घर छोड़ दिया और योगेश के साथ चली गई। सुबह घर वालों ने देखा तो सन्न रह गए। बाहर दरवाजा खुला था, अनमोल घर से लापता थी। इसके बाद तमाम जगहों पर फोन किए गए, लेकिन अनमोल का कहीं पता नहीं चला। कोई रास्ता न देख नरेंद्र अपने घर वालों के साथ योगेश के पिता राजन से मिले। उनकी बातें सुनकर राजन भी हैरान रह गया। उसे कुछ भी पता नहीं था। राजन ने विश्वास दिलाया कि वह उनकी बेटी को सही सलामत वापस लाएगा। राजन जानता था कि उसके बेटे की यह हरकत उसके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। उसने अपनी रिश्तेदारियों में फोन मिलाए तो पता चला कि योगेश और अनमोल उसके एक करीबी रिश्तेदार के घर पर मौजूद हैं। उसने अपने इस रिश्तेदार को सारी बात बताकर कहा कि वह तुरंत दोनों को साथ लेकर अटूस आ जाए। ऐसा ही हुआ। अनमोल अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। वह समझ गई थी कि योगेश के साथ उसकी दुनिया बसाने का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। अब उस पर बंदिशें भी बढ़ गई। साथ ही नरेंद्र अनमोल के लिए लड़का भी तलाशने लगा। आखिर एक रिश्ता मिल ही गया। अनमोल का रिश्ता गाजियाबाद के भोपुरा निवासी नेत्रपाल से तय कर लिया गया। नेत्रपाल एक दवा कंपनी का प्रतिनिधि था। 4 साल पहले अनमोल की शादी नेत्रपाल के साथ हो गई और वह रोती बिलखती खाक हुए अपने सपनों के राख समेटे ससुराल चली गई। माँ बाप ने सोचा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यह उनकी भूल थी। 3 साल के प्रेम संबंधों को भला प्रेमी प्रेमिका कैसे भूल सकते थे? समाज ने उन्हें जबरन अलग किया था। सीधी सादी दिखने वाली अनमोल अब विद्रोही हो गई थी। ससुराल में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपनी स्थिति एक कैदी जैसी लगती थी। मौका पाकर वह योगेश से फोन पर बात कर लेती थी। अपने काम में व्यस्त रहने वाला नेत्रपाल इस सब बातों से बेखबर था। इसी बीच अनमोल गर्भवती हो गई, लेकिन वह अपने पति के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन उसने नेत्रपाल से कहा कि अभी वह बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है। पत्नी बच्चे को जन्म देने की इच्छुक नहीं थी। ना चाहते हुए भी नेत्रपाल मान गया और उसने पत्नी का गर्भपात करा दिया। अनमोल की शादी के बाद घरवालों के दबाव में योगेश भी एक अन्य लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। उसकी शादी वंदना के साथ हो गई। वंदना को इस बात की जरा भी फर्क नहीं थी कि उसका पति किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था और उसे लेकर भाग भी गया था।
वह खामोशी के साथ पत्नी धर्म निभाती रही। बाद में वह एक बच्चे की मां भी बनी। इसी बीच कंपनी ने नेत्रपाल को आगरा क्षेत्र का काम सौंप दिया। नेत्रपाल ने थाना सिकंदरा क्षेत्र की 9 कॉलोनी शास्त्रीपुरम में किराए का मकान ले लिया और वहीं रहते दवा कंपनी का काम करने लगा। वह सुबह घर से निकलता और शाम को लौटता, अपनी पत्नी के प्यार से बेखबर। उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी पत्नी शादी से पहले किसी से प्यार करती थी। शादी के बाद अनमोल जब पति के साथ मायके जाती तो उसके साथ ही वापस चली आती। योगेश से मिलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब शास्त्रीपुरम में पति के काम पर चले जाने के बाद वह घर में अकेली रह जाती थी। उसका अकेलापन एक ऐसे गुनाह को जन्म देगा जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। यह अनमोल की समझ में नहीं आया। उसने आगरा आ जाने की खबर अपने प्रेमी योगेश को फोन पर दे दी और अपना पता भी बता दिया। उसने योगेश से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। प्रेमिका के आमंत्रण से योगेश ने जोश में भर दिया। वह भूल गया कि अब उसकी भी शादी हो चुकी है और वह एक बच्चे का पिता है। उसने तय कर लिया कि वह अपनी प्रेमिका से जरूर मिलेगा। नरेंद्र ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि बेटी फिर से कोई गुल खिलाने वाली है। बेटा जूनियर डॉक्टर था और बेटी की उसने एक अच्छे परिवार में शादी कर दी थी, जबकि अनमोल इसी सब का फायदा उठाना चाहती थी। एक दिन दोपहर को योगेश अनमोल के घर पहुंचता है। लंबे अलगाव के बाद अनमोल उसके आक्रोश में सिमट जाती है। योगेश ने अनमोल को समझाने की कोशिश की कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह एक जिम्मेदार पिता और पति बनना चाहता है। उसने यह बात कही जरूर, लेकिन चाहता वह भी यही था जो अनमोल चाहती थी। नतीजा यह हुआ, दोनों समाज की आंखों में धूल झोंककर एक ऐसे रिश्ते को निभाने लगे जिसके कुछ मायने नहीं थे। अनमोल और योगेश जिस रास्ते पर चल पड़े थे वह काफी फिसलन भरा था, जो धीरे धीरे दलदल बनता गया। एक ऐसी दलदल जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। अनमोल का दिल दिमाग बेकाबू था। वह चाहती थी कि वह नेत्रपाल के साथ वैवाहिक बंधन से मुक्त होकर एक बार फिर आजाद जिंदगी जिए और योगेश के साथ अपनी दुनिया बसाए। यह अलग बात थी, योगेश के पास अपनी निजी आय का कोई साधन नहीं था, ना ही वह अपनी पत्नी और बेटी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता था। योगेश जानता था कि वह अपनी बेटी और पत्नी का गुनहगार है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि गुनाह उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। 18 अगस्त 2018 की रात करीब 8:30 बजे एक युवती बदहवास सी थाना सिकंदरा पहुंचती है और उसने थाना प्रभारी अजय कौशल से कहा कि सर जल्दी चलिए, वो लोग उसे कार में कहीं ले गए हैं और उसे मार डालेंगे। युवती थाना इंचार्ज को समझा नहीं पा रही थी कि कौन किसे मार डालेगा। अजय कौशल ने संतरी को पानी लाने को कहा और युवती ने पानी पी लिया तो अजय कौशल ने पूछा कि हाँ बताओ अब क्या बात है। इसके बाद युवती ने जो बताया उसे सुनकर थाना प्रभारी के होश उड़ गए। उन्होंने ड्राइवर से तुरंत गाड़ी तैयार करने को कहा और पुलिस टीम के साथ उस युवती को लेकर शास्त्रीपुरम पहुंचे। तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। इलाके में गहरा सन्नाटा था। आसपास के मकानों के दरवाजे बंद थे। अनमोल ने दरवाजा खोला तो अजय कौशल ने अंदर जाकर देखा, कमरे का फर्श गीला था। अनमोल ने बताया कि फर्श का खून उसी ने साफ किया है। अब तक वह सामान्य हो चुकी थी। उसने थाना प्रभारी को फिर पूरी कहानी सुनाई कि कॉलेज के समय से ही वह योगेश से प्यार करती थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन समाज के आगे उनकी एक नहीं चली। योगेश की शादी हो चुकी थी, दोनों का मिलना जुलना मुश्किल हो गया था। पर जब नेत्रपाल का तबादला आगरा में होगा तो उसने शास्त्रीपुरम में किराए का मकान ले लिया। यहाँ आकर योगेश से मिलने का रास्ता भी साफ हो गया था। जब भी मौका मिलता हम मिल लेते। नेत्रपाल दोपहर में कम ही आता था। जब उसे आना होता था तो वह फोन करता था। आगे की पूछताछ में जो बातें पता चली उसके अनुसार 19 अगस्त 2018 को अनमोल ने योगेश के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वह आ जाए। योगेश अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था। नौकरी के लिए उसने कई फॉर्म भी भरे थे। वह दोपहर को घर से यह कहकर निकला कि फॉर्म भरने आगरा जा रहा है, लेकिन वह गया तो वापस नहीं लौटा। उसके घर वाले परेशान थे, पर हरहाल अनमोल ने पुलिस को पूरी बात बता दी। उसी के आधार पर पुलिस ने छानबीन की। हालांकि अनमोल के अनुसार उसने फर्श से खून साफ कर दिया था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे थे। पुलिस की क्राइम टीम ने उन धब्बों को उठा लिया। अनमोल ने आगे जो बताया कि उसके अनुसार कहानी की तस्वीर कुछ इस तरह बनी। अनमोल ने योगेश को घर पर बुला लिया था। जब दोनों प्यार के क्षणों में डूबे थे तभी नेत्रपाल आ गया। दरअसल उसे पिछले कुछ दिनों से पत्नी पर शक हो गया था। पति को आया देखकर अनमोल घबरा गई। उसने योगेश को स्टोर रूम में छिपा दिया।
नेत्रपाल ने कई बार घंटी बजाई, लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। वह काफी घबराई हुई थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो नेत्रपाल ने अपनी पत्नी से पूछा कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई। तो पत्नी ने जवाब दिया कि मैं नहा रही थी। ऐसा लग तो नहीं रहा, नेत्रपाल ने कहा। सभी उसकी नजर स्टोर के अध खुले दरवाजे पर पड़ी तो उसका शक पड़ गया। उसने स्टोर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से जोर लगाकर किसी ने दरवाजा खोलने नहीं दिया। नेत्रपाल समझ गया कि उसका शक सही है। तभी अनमोल ने कहा कि उसे छोड़ दो प्लीज, उसे जाने दो, वह निर्दोष है, मैंने ही उसे बुलाया था। गुस्से में भरे नेत्रपाल ने अपने ससुर नरेंद्र को फोन करके सारी बात बताई। कुछ ही देर में नरेंद्र, उसके भाई का बेटा वहां पहुंच गए। उसके बाद योगेश को स्टोर से बाहर निकाला गया। तीनों सरिये और लोहे की रॉड से योगेश पर टूट पड़े। अनमोल ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई की गई। तीनों ने पिटाई से खून हुए। योगेश को देखा तो उनके होश उड़ गए, वह बेहोश हो गया था। उसके बाद अनमोल को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसे यह पता नहीं था कि योगेश मर गया या जिंदा था। 8 बजे के करीब तीनों ने जब योगेश को कमरे में डाला तब वह मर चुका था। अब उन्हें पुलिस का डर सताने लगा था। कमरे का दरवाजा खोलकर अनमोल को बाहर निकाला और उसे चुप रहने को कहा गया। फिर वे चले गए। अनमोल ने कमरे से बाहर आकर खून सना फर्श साफ किया और थाना सिकंदरा पहुंच गई। उधर राजन और उसका बेटा शिशुपाल योगेश की तलाश कर रहे थे। दूसरी ओर पुलिस को योगेश की बुलेट मोटरसाइकिल पड़ोस के घर के सामने मिल गई थी। रात भर पुलिस तीनों को आगरा की सड़कों पर तलाशती रही। आखिर अगले दिन दोपहर को पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर नेत्रपाल और नरेंद्र को दबोच लिया। पुलिस ने राजन को भी घटना की सूचना दे दी थी। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने योगेश को मारा पीटा और बेहोशी की हालत में उसे जौपुरा के जंगल में फेंक आए। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने योगेश का शव जौपुरा के जंगल से बरामद कर लिया। आरोपियों ने कत्ल में इस्तेमाल सरिया और लोहे की रॉड भी बरामद कर ली। पुलिस ने तीसरे अभियुक्त अनमोल के चचेरे भाई को बाद में गिरफ्तार कर लिया। बाद में तीनों को अदालत में पेश किया गया और उसके बाद अनमोल को भी अदालत में पेश किया गया। उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप था। उन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अपने अपने जीवन साथियों से असंतुष्ट योगेश और अनमोल ने विवाह के बाद भी टूटे सपनों को फिर से संजोने का जो प्रयास किया था वह गलत था। इसका नतीजा भी गलत ही निकला। इस चक्कर में कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। आप सोचिए कि योगेश ने अपनी जान गंवा दी, अब उसकी पत्नी, उसकी बच्ची किसके सहारे जिएंगे। और इसी तरह से अनमोल ने, जिसने पहले गर्भपात करवाया और उसके बाद भी अपने ही आशिक की जान लेने की वजह बनी। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें देखने में आसान लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते और एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। तो कहानी कैसी लगी प्लीज बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।